Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome back to my channel Smart Study with RP. So friends, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था माउथ के बारे में। आहार नाल के सबसे पहले अंग ऑर्गन माउथ के बारे में बात किया। कंप्लीट जानकारी उसके बारे में हमने वीडियो में प्रोवाइड कराया था। देखिए अब उसके आगे वाले जो अंग हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो दूसरा पार्ट है फेरिंग्स यानी ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी में क्या होता है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। कहने का मतलब अगर कोई भी डाइजेशन नहीं, इसका मतलब कोई भी एंजाइम नहीं होता है। जी हाँ, कोई भी एंजाइम ना होने के कारण यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो ग्रसनी में क्या होता है, नो डाइजेशन। डाइजेशन ना होने का मतलब नो एंजाइम, एंजाइम नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। एक इम्पॉर्टेंट इसका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, ये भी पूछा जाता है कि ग्रसनी में डाइजेशन होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता है। और अगर बात करी जाए इसकी दूसरा क्वेश्चन, तो ग्रसनी में क्या होता है, फूड यानी भोजन और वायु दोनों का संवहन करती है, जो कि मैंने जब डायग्रामेटिक वे में समझा था तो आसानी से समझ आ भी गया था और समझ लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ओइसोफेगस की बात करते हैं, तो ओइसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ भी कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, यानी ओइसोफेगस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसका मतलब यहाँ भी कोई डाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ इन दोनों से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आहार नाल के कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता है। ये सारे पार्ट्स दे देंगे और सारे पार्ट्स का 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से ये 2 भी होंगे। ठीक है, इन 2 में कोई एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। तो यही दोनों ऐसे पार्ट हैं, यानी ग्रसनी और ग्रास नली, जिसमें डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं आमाशय। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि आमाशय में क्या होता है, 70% प्रोटीन का पाचन होता है। सबसे सर्वाधिक मात्रा में देखा जाए तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो 2 होते हैं, एक पेप्सिन होता है, दूसरा रेनिन होता है। पेप्सिन क्या करता है, सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन क्या करता है, केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन में पेप्सिन और रेनिन ना दिया जाए तो क्या करेंगे आप, और वहाँ पे HCl हो तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे HCl सही हो जाएगा। ठीक है, HCl वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्यों सही होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो हमारा आमाशय होता है, यानी स्टोमक होता है, वहाँ पे 3 प्रकार के जठर ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जठर ग्रंथियाँ प्रेजेंट होते हैं, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। इनमें कई प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहली सेल कौन सी है, ऑक्जेंटिक सेल। पहली सेल का नाम क्या है, ऑक्जेंटिक, या दूसरा नाम क्या है इसका, पेराइटल। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका, पेराइटल। हिंदी में बोले तो परिधीय कोशिका। ठीक है, परिधीय सेल बोलते हैं। ठीक है, ये किसका निर्माण करती है, तो ये निर्माण करती है HCl का। आपको दिख रहा है, ये किसका निर्माण करती है, HCl। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये होता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक प्रकार का ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, दूसरी सेल आती है चीफ सेल, यानी जाइमोजेन सेल भी से कहा जाता है, और ये किसका निर्माण करती है, तो जो जाइमोजेन सेल होती है ना, 2 प्रकार के एंजाइम का निर्माण करती है। वो कौन कौन से हैं, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो पेप्सिनोजेन है और प्रोरेनिन, ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब सक्रिय नहीं होते हैं। तो देखिए जब हमारे पेट में प्रोटीन, पेट मतलब स्टोमक में भोजन आया, ठीक है, भोजन में प्रोटीन का पाचन स्टमक में होता है। तो जब हमारे पेट में प्रोटीन गया तो ज़रूरी है कि प्रोटीन का पाचन हो, और उससे भी ज़रूरी है कि जो पेप्सिन और रेनिन ये एंजाइम प्रेजेंट हो। तो देखिए जब ये पेप्सिन और रेनिन
हमारे बॉडी में हमारे जो आमाशय है हमारा, उसमें सेल प्रेजेंट होती है ना, ये इनका निर्माण नहीं करती हैं, पेप्सिन और रेनिन का निर्माण नहीं करती हैं। ये निर्माण किसका करती हैं? पेप्सिनोजेन का, प्रोरेनिन का निर्माण करती हैं। और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको एक्टिवेट कौन करता है? इसको एक्टिवेट करता है HCl। तो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? HCl करता है। और जब इसको ये एक्टिवेट कर देता है, यानी कि HCl इसको एक्टिवेट कर देता है, तब ये पेप्सिनोजेन जो है ये किसमें? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों क्या हैं? इसके एक्टिव फॉर्म। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन जब HCl इनको एक्टिवेट करता है, तब जाके पेप्सिनोजेन पेप्सिन में और प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होता है। और ये इसका कौन सा होता है? एक्टिवेट फॉर्म होता है। तब जब ये एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। इसलिए यदि ऑप्शन में ना दिया हो पेप्सिन और रेनिन, तो वहाँ पे HCl सही माना जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो HCl है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे एसिड को किसी की स्किन में डाला जाएगा तो फफोले पड़ाएंगे। ठीक है, तो आप समझ के देखिए, हमारे जो आमाशय है, हमारा जो आमाशय है, उसके जो वॉल है, जो दीवार है ना, वो भी तो इससे प्रभावित होगी। जी हाँ, बिल्कुल प्रभावित होगी। लेकिन नहीं होती है, उसका कारण क्या है? जो तीसरे टाइप की सेल है, गॉबलेट सेल, जिसे म्यूकोसाइट भी बोला जाता है। ठीक है, ये सेल म्यूकस का निर्माण करती है। किसका? म्यूकस का निर्माण करती है। और ये म्यूकस क्या करता है? HCl के हानिकारक प्रभाव को ख़त्म करता है, नष्ट करता है। HCl का जो हानिकारक प्रभाव है, हमारे आमाशय में हानिकारक प्रभाव ना डाले, इसके लिए क्या करता है? ये म्यूकस काम करता है। ये क्षार होता है और ये एसिड होता है। केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वही यहाँ पे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। देखिए, जो स्टोमक है, यानी कि आमाशय में क्या होता है? 70% प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, उसका कारण क्या है? वहाँ पे पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पेप्सिन क्या करता है? सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन क्या करता है? केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। और आगे बात करते हैं, यदि ऑप्शन में प्रोटीन पाचक, अगर यहाँ पे प्रोटीन पाचक एंजाइम की बात करी जाए, या प्रोटीन का पाचन किससे होता है? अगर पेप्सिन और रेनिन ना देकर वहाँ पे HCl हो और कोई एंजाइम दे रखा हो, तो और कोई एंजाइम तो होगा नहीं। यानी ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन, यही 3 एंजाइम जो होते हैं वो क्या हैं? यहाँ पर प्रोटीन पाचक एंजाइम है। इनके अलावा अगर कोई दे रखा है, जैसे एमाइलेज वगैरह दे रखा, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, तो ये तो होंगे नहीं। अगर मतलब ये पेप्सिन और रेनिन, देखिए मैं एक बार क्वेश्चन को करके दिखाते तो ज़्यादा समझ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है एमाइलेज, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है ट्रिप्सिन, और चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तीसरा ऑप्शन में दे रखा है लाइपेज, और चौथे ऑप्शन में दे रखा है HCl। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपना जो स्टोमक है, यानी आमाशय, ठीक है। देखिए, अगर क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि जो स्टोमक है यानी आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है एमाइलेज के थ्रू, ट्रिप्सिन के थ्रू, लाइपेज के थ्रू, HCl के थ्रू, तो यहाँ पे तो प्रोटीन पाचक एंजाइम जो पेप्सिन और रेनिन, ये हम लोग ढूंढेंगे कि यहाँ पे कहीं पे तो ये दो एंजाइम तो नहीं है। सो शायद ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन मैं बताऊं ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ये। अब यहाँ पे जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन
पाचक एंजाइम तो है, लेकिन ये आमाशय में वर्क नहीं करता है। ये कहाँ करता है? छोटी आंत में करता है। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं होगा और एमाइलोज तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज भी नहीं होगा क्योंकि ये फैट का पाचन करता है। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो कैसे HCl सही होगा। और HCl सही होने का कारण क्या है? देखिए, जो हमारा आमाशय होता है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जठर ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती है। कितनी? 3। इनमें कई सारी सेल प्रेजेंट होती है। उनमें से ये 3 सेल इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको हमने यहाँ पे बताना चाहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि HCl वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली सेल कौन सी होती है? ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, जिसे पेराइटल सेल के नाम से जाना जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो परिधीय कोशिका। ठीक है, ये क्या करती है? HCl का निर्माण करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, दूसरी सेल होती है चीफ सेल या जाइमोजेन सेल। ये सेल क्या करती है? 2 प्रकार के एंजाइम का निर्माण करती है, पहला पेप्सिनोजेन और दूसरा प्रोरेनिन। ये दोनों एंजाइम कैसे होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो प्रोटीन का पाचन करने के लिए ज़रूरी है ये एक्टिव हो। तो इनको एक्टिवेट कौन करता है? एक्टिवेट करता है कौन? HCl। ठीक है, जब HCl इनको एक्टिवेट कर देता है तो जो पेप्सिनोजेन है ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तब जाके ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अब जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लिक्विड के फॉर्म में तो पाया जाता है, लेकिन है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड है। इसलिए ये क्या करेगा? हमारी आमाशय की जो दीवार है ना, उसको प्रभावित कर सकता है, हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, इससे पड़ सकता है, लेकिन पड़ता नहीं है। कारण उसका क्या है? जो तीसरी सेल है गॉबलेट सेल, जिसे बोलते हैं म्यूकोसाइट, म्यूकोसाइट भी बोला जाता है। ये सेल किसका निर्माण करती है? म्यूकस का, जो कि क्या होता है? क्षार होता है। ये म्यूकस HCl के आमाशय में हानिकारक प्रभाव ना पड़े, इसलिए ये म्यूकस क्या करता है? HCl के हानिकारक प्रभाव को नष्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये क्षार होता है और ये एसिड, क्षार यानी कि एसिड एंड बेस रिएक्शन यहाँ पे होती है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, केमिस्ट्री के थ्रू, वो आपको हम जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आई थिंक अब ये समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा कि कैसे क्या। अब देखिए जो आगे वाला पार्ट यानी दूसरा ऑर्गन, वो छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई देखी जाए कितनी होती है? 22 फीट या फिर मीटर में 6 मीटर। इसके 3 पार्ट बताए दिए थे हमने, कौन कौन से? ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत। इंग्लिश में बोले तो डुओडिनम, जेजुनम, इलियम। देखिए जो भोजन का, हम मानव में जो भोजन का पाचन होता है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है? ग्रहणी में। ओवरऑल पूछा जाए तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। लेकिन छोटी आंत के किस पार्ट में होता है? तो डुओडिनम में होता है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में। लेकिन कंप्लीट कहाँ हो जाता है? यहाँ इलियम में। और कंप्लीट पूरी तरीके से डाइजेशन हमारा कंप्लीट भी हो जाता है, साथ में एब्जॉर्प्शन भी छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब बड़ी आंत की बात करते हैं तो इसकी लंबाई होती है 5 फीट या 1.5 मीटर। अब देखिए छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी छोटी होती है, जो कि हमने जब डायग्रामेटिक वे में डाइजेशन को समझाया था तो वहाँ पे बताया था। देखिए बड़ी आंत के पार्ट के बारे में बात किया जाए तो पहला होता है सीकम, दूसरा वेदांत, तीसरा मलाशय। इंग्लिश में बोले तो सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। देखिए हम लोगों में जो डाइजेशन है वो छोटी आंत में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, समाप्त हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो बड़ी आंत है ना, उसमें जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनका डाइजेशन कंप्लीट होता है। लेकिन अगर इसके पार्ट की बात करें, किस पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है तो वो होता है सीकम में। कारण क्या है? उनमें अपेंडिक्स एक्टिव होता है। हम लोगों में जो अपेंडिक्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, यानी अवशेषी अंग के रूप में है। और छोटी आंत में जो डाइजेशन सर्वाधिक मात्रा में होता है किसका किसका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों का होता है। 70% यहाँ हो जाता है प्रोटीन का, 30% यहाँ होता है। ये पैनक्रियाज क्या करता है? हेल्प करता है, एंजाइम का निर्माण करके छोटी आंत को देता है, तब ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर पाता है, तब पाचन करा पाता है, फैट का करा पाता है, प्रोटीन का करा पाता है। इस प्रकार ये जो आहार नाल के सारे पार्ट्स हैं
ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार क्या होता है। तो वो आहार जिसमें आवश्यक मात्रा में जो एलिमेंट है तत्व प्रेजेंट हो, ठीक है, हमारे जो आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व है ना वो उपस्थित हो, ठीक है। तो जो हमारे पोषक तत्व मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 6 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वाटर, मिनरल एंड विटामिन। देखिए जो ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इनसे क्या होता है, हमें एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन वाटर, मिनरल, विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं प्राप्त होती है। इनसे हमें फिर प्राप्त क्या होता है, तो इससे हमें सुरक्षा मिलती है, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, ओके। प्रोटीन से कितनी प्राप्त होती है, 5.65 किलो कैलोरी। और वसा से यानी कि फैट से कितनी, तो 9.45 किलो कैलोरी। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी से एनर्जी प्राप्त होती है वो क्या है, फैट है। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाए तो वसा से, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस डाइट से रिलेटेड, जो कि थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से कितने किलो कैलोरी, प्रोटीन से, वसा से, और ये भी पूछ लिया जाता है कि वाटर से हमें कितने किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। बट वाटर से ना बिल्कुल भी एनर्जी में नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। आइए फ्रेंड्स एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं पूरा। देखिए सबसे पहले पार्ट आहार नाल के माउथ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस, जो पिछला वीडियो था उसमें डिस्कस कर लिया था। आज दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट और जितने सारे पार्ट हैं सबके बारे में बात करते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा था, ग्रसनी यानी जिसे बोलते हैं फायरिंग्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों ने देखा था जब डायग्रामेटिक वे में पढ़ा था कि फूड और वायु दोनों का ये क्या करता है, संवहन करता है, ठीक है, कंडक्शन करने का वर्क करता है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, यहाँ पे कोई भी एंजाइम ना होने के कारण यहाँ पे कोई भी पाचन नहीं होता है। फिर तीसरा आता है ओइसोफेगस, यहाँ पर भी कोई पाचन नहीं होता है, मतलब यहाँ पर भी कोई एंजाइम नहीं होता है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट इसमें है स्टोमक, यानी चौथा पॉइंट नहीं, चौथा पार्ट यानी चौथा ऑर्गन, ये है आमाशय। आमाशय के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 70% प्रोटीन का पाचन होता है। कारण क्या है, यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम, ये प्रेजेंट होते हैं। वो भी ये एक्टिव फॉर्म में है, इनका निर्माण पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एक्टिवेट कौन करता है, तो ऑक्जेंटिक सेल द्वारा जो प्रोड्यूस होता है HCl, वो क्या करता है, इनको एक्टिवेट करने का काम करता है। चीफ सेल 2 प्रकार के एंजाइम का फॉर्मेशन करती है, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन। ये इनएक्टिव होते हैं, इनको एक्टिवेट कौन करता है, HCl करता है। तब जाके ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में, प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होता है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका एक्टिव फॉर्म है और ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके हमारे जो स्टोमक की वॉल है यानी दीवार है, उसको कोई भी हानिकारक प्रभाव ना पड़े, इसके लिए क्या करते हैं, ये जो तीसरी सेल है गॉबलेट सेल या मिकोसाइट, ये क्या करती है, HCl के हानिकारक प्रभाव को समाप्त करती है, ठीक है। फिर तीसरी सेल सॉरी, ये तीसरा पार्ट इसका आता है छोटी आंत, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 22 फीट या 6 मीटर बोल सकते हैं मीटर में। इसके 3 पार्ट हैं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो पाचन कहाँ होता है, जो गृहणी होती है उसमें होता है, और जो पूरी तरीके से अगर कंप्लीट बोला जाए तो इलियम में हो जाता है। एब्जॉर्प्शन भी छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में, हम मानव में छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन, लेकिन जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसमें क्या होता है, बड़ी आंत में कंप्लीट होता है। बड़ी आंत के किस पार्ट में, सीकम में होता है। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि बड़ी आंत में ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और ये हो गया आहार नाल से रिलेटेड सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व सम्मिलित हों, प्रेजेंट हों, तो वो क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहलाता है। टोटल पोषक तत्व की बात करी जाए कितने हैं, यानी कि जो पोषक तत्व कितने हैं वो हमारे, तो वो 6 ही हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वाटर, मिनरल, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा, इन तीनों से हमें क्या होती है, एनर्जी
प्राप्त होती है और इनसे हमें कोई भी एनर्जी नहीं प्राप्त होती। फिर क्या प्राप्त होता है? इनसे हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, प्रोटीन से 5.65 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है और वसा से 9.45 किलो एनर्जी 45 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। सर्वाधिक इस प्रकार हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो वसा से प्राप्त होती है, लेकिन अगर तुरंत एनर्जी की बात करी जाए तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो और यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कंटेंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हाँ, अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खूब सारा कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, पोषक तत्व के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि पिछले पेट एग्ज़ाम जो हुआ था 2021 में उसमें पूछा गया था, वहीं से क्वेश्चन उठे थे, तो उसको कंप्लीट करेंगे। अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा पोषक तत्व के बारे में। ओके, सो फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।